लास्ट क्लास में मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम बताया था और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत वो सिखाया था। उसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे एचटी वर्मा से। किया सबने? यस सर। यस सर। ज्यादा नहीं, 4-5 ही क्वेश्चन दिए रहे होंगे मैंने, हाँ सर। है ना? सर तो वो जो 4-5 क्वेश्चन दिए थे मैंने, उसमें कुछ डाउट है किसी को? उसमें कुछ डाउट है किसी को? आवाज आ रही है? यस सर। सर। हाँ, तो मैंने कहा जो 4-5 क्वेश्चन दिए थे उसमें डाउट है किसी को? किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे पढ़ाऊं? सर डाउट नहीं है। डाउट नहीं, वेरी गुड। नहीं है सर डाउट। हाँ नहीं है सर। हाँ, नहीं तो बोल दिया करो। मुझे डाउट हो जाता है कि तुम लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा और कुछ नहीं। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम एग्जैक्टली जो पढ़ाया था सिमिलर क्वेश्चन ही वही सब था, है ना? यस सर। तो बेसिक मेथड और ट्रिक दोनों से सॉल्व करने की कोशिश किया। यस सर। यस सर। तो उसके और भी क्वेश्चन मिलेंगे, जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, बट फॉर टाइम बीइंग थ्योरी सीखने के लिए उतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स। नाम सुना है इम्पल्स का? यस यस सर। सर। यस क्या सर। होता है? बोलो, इम्पल्स क्या होता है? Large force acting and short duration. लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन शॉर्ट ड्यूरेशन। कोई एग्जांपल? सर जब क्रिकेट खेलते समय बॉल को हिट करते हैं तो वो बॉल को हिट करते हैं तो बॉल को इम्पल्स मिलता है, या फुटबॉल में बॉल को पैर से हिट करते हैं तो हम बॉल पर बहुत थोड़े समय के लिए फोर्स लगाते हैं, जितनी देर तक मेरा पैर और बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा आपने। लार्ज फोर्स स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है, तो फोर्स इनटू टाइम को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, यस तो सर। वो सब अपनी जगह। न्यूटन्स लॉ से, जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, उस सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यस सर। यस सर। तो F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, है ना? यस सर। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। यस सर। तो ये जो टर्म है आपका एफ इंटू डी टी, इस टर्म को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। कॉमन सेंस है, ये इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होगा, यस सर। है ना? और इम्पल्स का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा। तो इम्पल्स कैलकुलेशन में 3 बातें हो सकती है। पहला कि आपका फोर्स दिया हुआ है एंड डेल्टा टी, दैट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिया हुआ है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो उस केस में
जो इम्पल्स हमारा होगा वो एफ इंटू डेल्टा टी होगा, है ना। Yes, sir. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपके पास इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम दिया हुआ है, और फोर्स टाइम कुछ नहीं दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, तो उस केस में जो इम्पल्स होगा वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा। ऊपर अभी देखे थे, Yes, sir. कॉमन सेंस है। तो इस कॉमन सेंस का नाम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दैट इज इम्पल्स imparted to a system is always equal to change in momentum। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कभी कभी फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो। इफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, तो सपोज ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इस प्रोसेस में किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच जो एरिया अंडर कर्व होगा, ये एरिया अंडर कर्व इम्पल्स के बराबर होगा। कॉमन सेंस है। Yes, Yes. sir. तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में यही तीन बातें हो सकती है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बात। Done, sir. सबका हो गया। Yes, sir. 1 minute. सर 1 मिनट। Done, sir.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई ऐसी जस्ट ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो उसी का एग्जांपल देता हूँ, तो शायद थोड़ा क्लैरिटी से आएगा। जैसे याद करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग पढ़ते थे ना कि किसी एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से अगर थ्रो करें तो वापस आने में कितना टाइम लगता था, 2u/g, याद है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये काइनेमेटिक्स से करते थे हम लोग। Yes, sir. अब देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन से, अगर मैंने u स्पीड से थ्रो किया तो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर हिट भी करेगा u स्पीड से। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा मेरा, 2mu j कैप विथ माइनस साइन। Yes, sir. Yes, sir. और इस पूरे प्रोसेस में फोर्स तो एक ही लग रहा है, क्या? तो mg नीचे Ye- की ओर। Yes, Yes, sir. sir. तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से अगर देखें तो माइनस mg j कैप इंटू टाइम t इज इक्वल टू माइनस 2mu। Yes, तो sir. टाइम माइनस mu j कैप, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में गया 2u/g। Yes, sir. समझा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको पुराने ही बताता हूँ। तो ये एग्जांपल हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इन मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहले काइनेमेटिक्स से करते थे क्योंकि उस चैप्टर में हमारा पर्पस था सीखना काइनेमेटिक्स, लेकिन जब फिजिक्स सीख लेंगे तो ये तो बहुत मतलब कैसे भी कर लो, सिंधी काम है ना। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्टाइल में ही देखो, प्रोजेक्टाइल में किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को मान लो u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. तो जब ये हिट करेगा तो u cos थीटा तो चेंज नहीं होगा, Nice. और एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। Yes, sir. तो वो, और ये u cos थीटा है, मतलब ये पक्का u sin थीटा ही होगा नीचे की ओर, Yes, sir. और कुछ हो नहीं सकता। तो इस केस में भी देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा, माइनस 2mu sin थीटा Yes, sir. Yes, sir. जे कैप। और इस पूरे प्रोसेस में जो फोर्स लग रहा है वो केवल mg है और कुछ नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में भी फोर्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ भी नहीं था टाइम ऑफ फ्लाइट टू u sin थीटा बाई जी। Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट, जो चाहिए वो मिल जाएगा, है ना, एनर्जी और मोमेंटम लगा के, बिना Yes, sir. काइनेमेटिक्स किए हुए। ठीक है, तो ये सब जस्ट पुराने एग्जांपल हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस है। नया आगे आते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अच्छा तुम लोगों ने वो, मैंने कभी बताया है कि नहीं,
लॉज ऑफ मोशन में टेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सेलरेशन, ये सब निकालते थे फोर्स का इक्वेशन लिख के। आवाज आ रही है? Yes, Yes. sir. उस सबको भी वर्क पावर एनर्जी से निकाल सकते हैं बिना फोर्स के इक्वेशन की। कभी बताया है क्लास में? नहीं सर। नहीं, sir. sir. नहीं, पक्का? मुझे याद है बताया था मैंने तुम लोगों को। नहीं, चलो एक सैंपल दिखा देता हूँ। मतलब फिजिक्स सीखना है तो ट्राई करते रहना, हर क्वेश्चन में भी हो सकता है। सर आपने एक बार जीनियस क्लास में बताया था उसको। बताया था? हाँ मुझे याद है, मैं बताया था कभी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर निकालना चाहते हो तो कोई भी एक सैंपल मान लो, या वर्क पावर एनर्जी में सर ने नहीं बताया क्या ऐसा स्प्रिंग पुलिस सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं बिना फोर्स मेथड के? अच्छा देखो, कॉमन सेंस है इसमें। ये एक मास है m1 मान लो, और ये एक मास है m2। मुझे इसका एक्सीलरेशन वगैरह निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा कुछ लिखेंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिख देता हूँ। मतलब ये अगर x नीचे आया तो ये x ऊपर जाएगा, Yes, sir. उस समय इसकी वेलोसिटी अगर v नीचे होगी तो इसकी उतनी ही v ऊपर होगी, Yes, sir. है ना? है ना? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी मोमेंट पर अगर मैं एनर्जी का इक्वेशन लिखूं तो देखिए, माइनस m2gx पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया, Yes, sir. प्लस m1gx उसका इंक्रीज किया, प्लस हाफ, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मैं एक ही बार ऐसा लिख देता हूँ, यही होगा। Yes, sir. और हम लोगों को मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी कांस्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. तो एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब डी बाई डी पी बोले या डी बाई डी एक्स बोले, जीरो होगा। Yes, sir. होगा? Yes, Yes, sir. sir. तो जीरो इज इक्वल टू माइनस, या एक ही बार देता हूँ, प्लस m1 माइनस m2g, प्लस ये सब करोगे इतना टाइम नहीं तो मैं समझ देता हूँ, m1 प्लस m2 इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, Yes, sir. Acceleration हो गया. है ना? तो Yes, sir. यहाँ से एक्सीलरेशन मिल गया, यही आता था अगर याद हो तो। Yes, sir. तो अरे वी हाँ. डी वी बाई डी एक्स हो गया मेरा m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सीलरेशन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो मैं इसलिए बोला कि इम्पल्स पढ़ाते वक्त याद आया कि काइनेमेटिक्स और फोर्स से जो करते थे ना, इन सबको एनर्जी कंजर्वेशन, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, ये सब से कर सकते हैं, है ना? तो ये इम्पल्स का पार्ट नहीं था, जस्ट मुझे याद आया इसलिए किया। ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऊपर कॉपी कर लिया आपने इम्पल्स के एग्जांपल में? Yes, sir. यस सर हो Yes, गया। sir. अब हम लोग इस इम्पल्स को यूज करते हैं। ये इम्पल्स के साथ क्या है कि पढ़ना आसान है, इसका यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन में।
आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. बीच में थोड़ी देर तो मैंने कहा फॉर्मूला बेस तो आप कर लोगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब फोर्स दो तरह के होते हैं, एक इम्पल्सिव फोर्स और एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो थोड़ा सा ये हम लोग समझ लेते हैं, इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्या क्या होता है। यहाँ लिखूंगा, अलग से लिखा। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक इम्पल्सिव फोर्स और दूसरा नॉन इम्पल्सिव फोर्स। अभी तक आप लोग जो भी वर्क फॉर एनर्जी में या न्यूटन्स लॉ में पढ़ते आ रहे हैं, मोस्टली आप लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्स को डील कर रहे हैं। इसमें हम लोग इम्पल्सिव फोर्स को डील करना सीखेंगे आज। डेफिनेशन वाइज तो कॉमन सेंस है कि कोई भी फोर्स जो शॉर्टेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगे वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो रिलेटिवली कोई भी हायर मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर शॉर्टर टाइम के लिए लगे तो उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इम्पल्सिव फोर्स एज सच कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते हम इसको, ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब दो फोर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटेशन को इम्पल्सिव फोर्स मानते हुए मैथमेटिक्स लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के बताया, Yes, sir. Yes, sir. जबकि ग्रेविटेशन तो शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स है नहीं, जिंदगी में हमेशा लगता रहता है Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो मैथमेटिकली तो ठीक है, आप कहीं भी लगा लो किसी भी फोर्स के लिए, लेकिन इम्पल्सिव फोर्स अलग होता है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स अलग होता है। इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स के बीच कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, बट स्टिल कुछ डिफरेंस है जिसके कारण इन दोनों को अलग अलग पढ़ना जरूरी है। जैसे जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है उसको हमेशा नॉन इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करेगा। जैसे मैं यहाँ चेयर पर बैठा हूँ तो मेरा वेट जो नीचे लग रहा है उस ये एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है क्योंकि हमेशा लग रहा है। इसको तुम चाहोगे कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स इम्पल्सिव फोर्स से बैलेंस करना तो नहीं कर पाओगे। मतलब कोई मुझे पीछे से एक लात मारे और कहे कि तुम्हारा एमजीएफ बैलेंस रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं sir. तो इम्पल्सिव फोर्स को हमेशा इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करता है और नॉन इम्पल्सिव फोर्स को हमेशा नॉन इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करता है। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए टकराते हैं, तो वो वाला फोर्स भी इम्पल्सिव फोर्स ही कहलाएगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कोई भी फोर्स एज सच क्लियर कट नहीं है, कोई भी फोर्स इम्पल्सिव हो सकता है, कोई भी फोर्स आई मीन किसी नेचर का हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब डिवाइड करके कि ये इम्पल्सिव फोर्स है ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेशन वाइज तो हम ये कहेंगे इफ a large amount of force is acting for shorter duration of time, then
it will be impulsive in nature. डील कैसे करते हैं अभी देखते हैं। जैसे कुछ चीजें ध्यान रखो, ध्यान ये रखना है कि जैसे स्प्रिंग फोर्स पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं, तो ये हमेशा नॉन इम्पल्सिव होगा। मतलब एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्प्रिंग फोर्स कॉमा gravitational force are always non-impulsive. जो जो फोर्स आप पढ़ चुके हो सिर्फ मैं उसी की कैटेगरी में उतने को ही डील करते हैं, क्योंकि वो सीख जाए तो काम चलेगा। दूसरा, ये जो हम लोग देखते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन, etc. can be impulsive in nature. एग्जाम्पल भी दूंगा कैसे होगा कैलकुलेशन में भी। कैन बी इम्पल्सिव इन नेचर। और थर्ड, कि जितने इम्पल्सिव फोर्स हैं वो, अच्छा फ्रिक्शन भी तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन भी ऐड कर देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, तीनों का एग्जांपल मैं दूंगा, नॉर्मल रिएक्शन का भी, टेंशन का भी, फ्रिक्शन का भी प्रॉब्लम कर दूंगा। मैं कह रहा था कि किसी भी इम्पल्सिव फोर्स को हमेशा इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करेगा, नॉन इम्पल्सिव कभी नहीं करेगा। सो an impulsive force is balanced by an another impulsive force only. Another impulsive force only. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कर चुके, यहाँ से करना है ना? Yes, sir. अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है, फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है, टेंशन इन द स्प्रिंग भी इम्पल्सिव हो सकता है। ये सब क्वेश्चन के थ्रू अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. sir. अब कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इजी न्यूमेरिकल। तुम लोगों को असाइनमेंट कितने दिए हैं मैंने? 1 या 2 या 3? So, 2. 2 असाइनमेंट दिए हैं। ये क्वेश्चन पहले करो जरा सा। आ गया सबको? Yes, sir. क्या आया? क्या आंसर आया बोलिए?
सर 1 मिनट। बोलो कोई तो आंसर बताओ। सर 6.25। हाँ 6.25, वेरी गुड। मान लो ये वेलोसिटी v है, तो v cos 37 मतलब 4v/5, v sin 37 दैट इज 3v/5, ऐसा होगा। ये 53 है तो ये भी 53 होगा, यस तो सर। 4 हो जाएगा शायद, और ये 3 हो जाएगा शायद। उल्टा बोल दिया मैंने, cos 53 ये 3 होगा, यस सर। ये 3 होगा, और ये 4 होगा ऐसा। Yes, sir. आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर। तो देखो, बॉल, फ्लोर, ये कोई भी इम्पल्स एक दूसरे पर लगाएगा, तो ये फ्लोर बॉल पर ऊपर लगाएगा, और ये बॉल इस फ्लोर पर उतना ही इम्पल्स नीचे लगाएगा, यस सर। है ना। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से ये इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, है ना। है Yes, sir. ऐसा। यस सर। इम्पल्स का x कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब है कि मोमेंटम का चेंज का x कंपोनेंट 0 होगा, यस सर। मतलब 4 इज इक्वल टू 4v/5 होगा। 4 नहीं, 3 इज ये इक्वल होगा ना सर। 3 इज इक्वल टू 4v/5 होगा, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो v की वैल्यू हो जाएगी 15/4 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगी। यस सर। तो इम्पल्स अलोंग y क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y के बराबर। तो y में फाइनल मोमेंटम है मास इंटू 3v/5 ऊपर की ओर, और इनिशियल मोमेंटम है 4m इंटू 4 नीचे की ओर, तो प्लस m इंटू 4 ऐसा हो जाएगा। मास है 1 kg, तो 3v/5 प्लस 4, v की वैल्यू 15/4 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 15/4 अपॉन 5 प्लस 4 ऐसा होगा। यस सर। Yes, sir. 5 3 जा 15, तो 9/4 प्लस 4, तो 9/4 प्लस 4, 4 4 जा 16, 9 25, 25/4 दैट इज 6.25 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में सबको। Yes, यस sir. सर। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको इम्पल्सिव नॉर्मल का लगा। Yes, बॉल sir. और ग्राउंड के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन Yes, है sir. वही ये रहा है ना। यस सर। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इम्पल्सिव नॉर्मल का, क्योंकि ग्राउंड ऑब्जेक्ट के साथ थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा, तो ग्राउंड ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल फोर्स लगाया वो नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव नेचर का था। आगे बढ़ूं। Yes, sir.
एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2। लिख रहा है? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
आया आंसर सबको? V by root 2 है। क्या आंसर बोला? किसी ने कुछ बोला? V by root 2 आ रहा है। G/√2। हाँ रूट 2 तो V/4 आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं। सुनो सब, ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर ले, तो मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर बेकार इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर लेंगे, लेकिन ये सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, धीरे धीरे मैं ही अभी दूंगा, तो फिर अगर प्रॉपर मेथड से नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। इस पैन का मास भी स्मॉल एम है, इस ब्लॉक का मास भी स्मॉल एम है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। यस अब कह रहा है कि ये स्मॉल एम yes मास sir, v स्पीड से आया और इसके साथ स्टिक कर गया, तो अब इधर का मास ज्यादा है, इधर का मास कम है, तो डेफिनेटली ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। यस तो सिस्टम का मुझे बताना है इक्विलिब्रियम, सॉरी स्पीड, हाँ इक्विलिब्रियम स्पीड। ध्यान से देखो, नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं, और सिस्टम का वेलोसिटी फाइनली कुछ मान लो यू वेलोसिटी मान लेते हैं, तो इधर की फाइनल वेलोसिटी भी यू है और इधर की फाइनल वेलोसिटी भी यू है, ठीक है, और यही yes यू sir, ढूंढना है। यस सर तो क्या ढूंढना है, क्लियर हो गया? yes sir, अब सब देखेगा ध्यान से। ए का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया, बात बहुत छोटा है लेकिन तुम लोगों को लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ए पर बी का इम्पल्स ऊपर होगा, लेकिन भी J1, ये बी का फ्री बॉडी yes sir, डायग्राम, तो बी पर उसी ए का इम्पल्स नीचे होगा, उतना ही J1, Yes, sir. यस सर और yes बी sir, तो स्ट्रिंग के साथ भी कनेक्टेड है, तो बी पर yes स्ट्रिंग का इम्पल्स ऊपर होगा, इसको ZT लिख देते हैं। Yes, sir. सी का yes फ्री sir, बॉडी डायग्राम, सी पर स्ट्रिंग का इम्पल्स इधर होगा, ये भी JT होगा। Yes, sir. yes अब आप देखोगे तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने कहीं mg नहीं बनाया है, नहीं बनाया है। Yes, यस sir. सर नहीं बना नहीं sir, रीजन कि इम्पल्सिव फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करता है, तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये इम्पल्सिव फोर्स का है, ठीक है। yes sir, समझा, यस सर समझा इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले सी का लिख देता हूँ, सी का सबसे आसान है। सी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऊपर यू है और स्ट्रिंग का इम्पल्स ऊपर लग रहा है, तो मैं सीधे लिख दूंगा JT इज इक्वल टू MU, लिख दूंगा। yes sir, Yes, sir. बी का फ्री बॉडी डायग्राम उससे उसी के जैसा है, इनिशियल 0 और फाइनली यू नीचे है, तो मैं लिखूंगा J1 माइनस JT इज MU। Yes, sir. ये फ्री yes sir, बॉडी डायग्राम, ये बी का इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये एक सी का इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब ए का इक्वेशन ऑफ मोशन जरा ध्यान से देखना, हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो। J1 को मैं लिखूंगा
ए पर इम्पल्स ऊपर की ओर लगा है Yes, sir. Yes, sir. और इसकी इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी नीचे की ओर है, Yes, sir. तो इस J1 को मैं लिखूंगा Yes, sir. mv माइनस mu। सोच के बताओ तो ऐसा लिखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? सर ये आप वापस बता सकते हैं सही एक बार? ए पर J1 इम्पल्स ऊपर लगा, यस सर। तो ए का अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम J1 होना चाहिए। यस सर। ए का डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना है? mu माइनस mv। यस सर। तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसका उल्टा होगा, इसीलिए mv माइनस mu। ओके सर, आ गया समझ में। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. अब 2 और 3 को ऐड कर दो तो J1 कैंसिल हो गया। ये क्या कर दिया मैंने 2 में, यहाँ J3 होगा। अच्छा, तो फिर 2 3 को नहीं, फिर 1 और 2 को ऐड कर दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हाँ, 1 2 को ऐड कर दो और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. 1 Yes, sir. प्लस 2 J के सारे टर्म चले जाएंगे, जैसे J1 बच गया, -3 ऐसा कर दूं। Yes, sir. इधर हो गया मेरा 0, इधर हो गया 1 प्लस 2 2mu माइनस mv प्लस mu, ऐसा। Yes, sir. तो u इज इक्वल टू v/3 आंसर। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. समझ में आया? फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा नोमेनक्लेचर लिख देता हूँ, मतलब जो हम लोगों ने लिखा है। J1 कौन सा इम्पल्स है? इम्पल्स बिटवीन A एंड B, है ना? Yes, sir. Yes, sir. J इम्पल्स इम्पार्टेड बाय स्ट्रिंग या टेंशन, जो भी कह लो। इम्पल्स इम्पार्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है? तो मुझे समझाना था और जरूरी भी था, इसीलिए ऐसा किया। अब देखो इसको ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। बट ये सेंस डेवलप जब हो जाए तभी अप्लाई करना। सब रेस्ट में है, केवल स्मॉल m v वेलोसिटी से चल रहा है, Yes, sir. तो उसके पास मोमेंटम है m इंटू वी, और फाइनली तीनों साथ साथ चल रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो मोमेंटम वर्ड नहीं बोलूंगा, जो भी समझ लो उसको, वो हो जाएगा 3m इंटू यू, तो u विल बी बाई 3। हाँ sir. मोमेंटम बोलने से क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, तो एक का ऊपर एक का नीचे नहीं समझ आएगा आपको, तो मैं ऐसा कह देता हूँ, along द स्ट्रिंग पहले मोमेंटम था स्मॉल m इंटू वी, और along द स्ट्रिंग अब मोमेंटम है 3m इंटू यू, Yes, sir. और स्ट्रिंग का टेंशन दोनों और इक्वल अपोजिट होगा, तो स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं है, तो कंजर्व रहना चाहिए, तो v इज u बाई 3। समझा Yes. कुछ? यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये आपका एग्जांपल हो गया इम्पल्सिव टेंशन का। एसटीजी बुक में क्या है, इजी क्वेश्चन है, वो सब तो हो ही जाएंगे आपके।
उसमें ये सब इम्पल्स वाले क्वेश्चन शायद एक भी ना हो, लेकिन ये थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें भी रहेगा, तो इसलिए सीख लो इसको अच्छे से यूज करना। आगे बढ़े, हो गया? यस आगे सर, हो बढ़ो। गया। एक Yes, और sir. देख। ये और फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इम्पल्स इम्पल्स सब निकालना है आपको, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट फंडामेंटल सीखने के लिए अच्छा है।
डन सर। हाँ बोलो, हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक। क्या क्या आंसर आया बोलिए? फर्स्ट का U/3. U/3। U बाई कमल सही था। सेकंड का Mu/3. Mu/3। वेरी गुड। थर्ड का 2Mu/3. 2Mu/3। impulse on C 2mu/3 minus mu/3 नहीं है, ठीक है। impulse on C A B C वो है due to normal reaction। तो U minus U/3 हाँ 2U/3 सही 2mu/3 यस सर। Yes, sir. यस सर 2Mu/3। Mu/3. 2mu/3 वेरी गुड। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? Sir, C part. सर मुझे वो इम्पल्स वाला नहीं समझ में आ रहा, मेरा MU आ रहा है आंसर। चलो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले ए का ड्रॉ करो। तो ए पर केवल स्ट्रिंग वाला इम्पल्स लगेगा इधर, Yes, sir. तो J3। बी का डायग्राम ड्रॉ करो। तो बी पर स्ट्रिंग वाला इम्पल्स इधर लगेगा J3 और एक इम्पल्स इधर लगेगा जो बी और सी के इंटरेक्शन का है ना? Yes, sir. सी का फ्री बॉडी डायग्राम, सी पर उतना ही JBC पीछे लगेगा, लगेगा। Yes, sir. मान लो फाइनली तीनों की कॉमन वेलोसिटी v है इधर, इसकी भी v इधर है, इसकी भी v इधर है, इसकी भी v इधर है। तो अगर हम ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो J इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी। Yes, sir. बी का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे तो बी भी पहले रेस्ट में था, तो JBC माइनस JT इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी होगा। बोलो। यस यस सर। और सी का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो JBC इज इक्वल टू, तो पहले मोमेंटम mu था राइट में, अब मोमेंटम mv हो गया राइट में, तो राइट में चेंजिंग मोमेंटम mv माइनस mu, तो लेफ्ट Yes. में चेंजिंग मोमेंटम माइनस ऑफ mv माइनस mu। तो JBC इज mu माइनस mv हो गया। वन प्लस टू माइनस थ्री कर दो, तो जेटी जेटी गया, JBC जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2mv माइनस mu प्लस mv।
तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू बाई 3 मिल गया। तो ये हो गया ए का आंसर, है ना। यस सर। ए को v को 1 में पुट कर दो तो b का आंसर हो गया JT इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v दैट इज स्मॉल m इंटू यू बाई 3। ये हो गया b का आंसर। यस सर। इम्पल्स कोलिजन के कारण, मतलब JBC चाहिए तो थर्ड में पुट कर दो। तो JBC क्या हो गया, v की जगह u बाई 3 पुट कर दो तो mu माइनस mu बाई 3 2mu बाई 3 हो गया। और न्यूटन थर्ड लॉ से जो C होगा वही D होगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। नंबर 3 के बाद नंबर 4। एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करके देखो, इम्पल्स नहीं। बोलो।
हो गया सबका? बोलिए। सर एक मिनट। सर एक मिनट। थर्ड वाले केस में तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं u/3 होगा। हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। अब बताओ कि थर्ड वाला केस सेकंड को बाद में देखते हैं, और फर्स्ट वाला केस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले में यू आता है। Okay. बोलो। डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपोजिट है ना? नहीं बेटा, इसमें क्या होगा कि ये सी जब इधर से टकराएगा तो स्प्रिंग फ्लैट हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो टेंशन रहेगा ही नहीं, तो टेंशन का इम्पल्स नहीं रहेगा। तो बी के केस में, आई मीन फर्स्ट वाले केस में, बी की वेलोसिटी u/2 होगी ऊपर की ओर। समझा? हाँ सर। फर्स्ट और थर्ड में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। तो फर्स्ट और थर्ड का सेम नहीं है, इसीलिए 1 तो आंसर नहीं ही होगा। यस सर। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करके बताओ मुझे। स्प्रिंग फोर्स तो नॉन इम्पल्सिव हो जाता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। यही स्प्रिंग फोर्स नॉन इम्पल्सिव है। यस यस सर। तो कोई नॉन इम्पल्सिव फोर्स किसी भी इम्पल्सिव फोर्स को बैलेंस तो कर नहीं सकता है। यस नहीं सर। सर। तो बी में u/2 नीचे होगा। यस सर। समझा। यस है ना? यस सर। तो ये जो रेशियो हमारा होगा वो u/2 into u/2 into u/3 होगा। ठीक है, तो क्या करोगे? बी आएगा। बी आ जाएगा। बी है। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3:3:2 हो जाएगा। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो आंसर विल बी बी। क्लियर है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, चॉकलेट क्वेश्चन है ये सॉल्व करोगे तो चॉकलेट मिलेगा। मेरे असाइनमेंट में भी मिल जाएगा, मैंने वहीं से बहुत से ढूंढ रहा था ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, वहाँ पर दोबारा भी मिल जाएगा। अभी तो सॉल्व करके बताओ।
आया कुछ? आवाज आ रही है? Yes, हाँ sir. सर यस सर। दोनों का मास सेम है, एल और लेंथ 12 है। तो देखो ऐसे समझो, ये है ए, ऊपर वाला ए है शायद, और नीचे वाला बी है। तो बी जब यहाँ था तो इसको इधर वेलोसिटी दिया, और ये डिस्टेंस स्मॉल एल के बराबर है, Yes, sir. Yes, sir. और स्ट्रिंग का टोटल लेंथ 12 है। Yes, sir. तो जब तक ए और बी के बीच का डिस्टेंस 12 नहीं हो जाता है तब तक तो ये सीधा जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो जब ए और बी के बीच का डिस्टेंस 12 हो गया, अब क्या होगा, टेंशन का इम्पल्स इस पर एक्ट करेगा, जे टी कह लो, और टेंशन का इम्पैक्ट इस पर एक्ट करेगा, जे टी कह लो। ऐसा कुछ होगा? Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट के बियॉन्ड दोनों मूव करना शुरू करेगा, है ना? Yes, sir. उसका अब बताओ, ए की वेलोसिटी तो इधर ही होगी ना, ये तो कहीं और हो नहीं सकती। Yes, sir. यस सर। बी की वेलोसिटी दूसरे कलर से, रेड कलर से ले लो, तो बी की वेलोसिटी इनिशियली इधर थी, Yes, sir. फाइनली कहीं भी हो सकती है, इसका एक्स वाई कंपोनेंट हो सकता है, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो एक्स वाई भी ले सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के अलोंग वाले डायरेक्शन। ऐसा मैं तो किसी दोनों को एक्स वाई एक्सिस ले सकता हूँ ना। Yes, sir. तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी इधर की ओर वी बी, कुछ भी नाम दे दो, एक्स है, और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लो वी बी वाई है। तो अगर मुझे वी बी एक्स और वी बी वाई मिल गया तो वी बी की वैल्यू होगी अंडर रूट वी बी एक्स का स्क्वायर Yes, प्लस sir. टी वाई का स्क्वायर, ऐसा लिख दूंगा। Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज कॉमन सेंस, एलोंग स्ट्रिंग जब टॉट हो गया तो एलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगी, Yes, sir. मतलब वी बी वाई की वैल्यू और वी ए की वैल्यू सेम होगी। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ, तो साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। Yes, sir. यस सर। तो ये भी 30 डिग्री होगा, नहीं ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। Yes, sir. तो u का कंपोनेंट इधर वाला u cos 30 दैट इज √3u/2, Yes, sir. और u का कंपोनेंट इधर की ओर u sin 30 दैट इज u/2। Yes, sir. तो एक्सटेंशन का इम्पल्स तो इधर लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये u/2 ही रहेगा। स्ट्रिंग के इम्पल्स की वजह से स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं होगा। Yes, sir. हाँ सर, नहीं होगा।
अब ये पूरी कहानी के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। ए का मैं लिखूंगा तो जे टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी ए, एक इक्वेशन। इसका मैं लिखूंगा तो ये ए का लिखा, बी का लिखूंगा तो क्या होगा, जे टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू रूट थ्री यू बाई टू माइनस स्मॉल एम इंटू वी बी वाई। समझे? यस Yes, सर। sir. Yes, वी sir. बी वाई और वी ए सेम है, तो मैं इसी को लिख दूंगा रूट थ्री एम यू बाई टू माइनस स्मॉल एम इंटू वी ए, इसको लिख दूंगा। Yes, sir. इस दोनों से दोनों को इक्वेट कर दोगे तो फ्रॉम 1 and 2 twice of m into va is equal to root 3 times small m into u by 2। Yes, sir. तो यहाँ से va की वैल्यू मिल गई u by 4 मिल गई। Yes, sir. तो क्या क्या पूछा है आपसे? Find the velocity of each particle after the string become taut and magnitude of impulsive tension। तो स्पीड ऑफ ए का तो यही आंसर हो गया। स्पीड ऑफ बी ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट यू बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री यू बाई फोर का स्क्वायर होगा। Yes, sir. तो u बाहर रूट के अंदर 1/4 प्लस 3/16 ऐसा सही किया? हाँ, तो 4 4 जा 16, 4 प्लस 3 7, तो रूट 7 u बाई 4 ये v का आंसर हो गया। हाँ सर। va की वैल्यू 1 में पुट कर दो तो जे टी का आंसर हो गया। जे टी मेरा कितना हो गया, तो रूट 3 एम यू बाई 4 ये जे टी का आंसर हो गया। आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir.
सर हो गया लेके। हो गया सबका? यस सर। यस। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। एससीवी का इम्पल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उसमें है नहीं, तो इसके असाइनमेंट मैं आपको अभी भेज देता हूँ लेक्चर नोट के साथ। ये थोड़ा सा करो, क्योंकि बुक में मतलब इम्पल्सिव फोर्स के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे नहीं। ठीक है, ओके सर। ओके सर। यस। यस आज सर। के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. बाय।